तो आइए देखते हैं कि अगर हम धान के खेत को एक प्रैक्टिकल है आपके किताब में दिया हुआ है, तो देखिए धान के खेत में होता क्या है कि जैसे जो धान के पौधे हैं बहुत सारी मात्रा में होते हैं, धान के पौधे बहुत सारे मात्रा में होते हैं, लेकिन वहीं आपके क्या 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 देखने को मिलते हैं, धान के खेतों में आपके चूहा भी देखने को मिलेंगे जो उसी धान पर आश्रित होंगे। कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो कि धान के दाने को खाने वाले होंगे, जो कि उसी धान पे आश्रित होंगे, जो कुछ कछुआ होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, कुछ फतिंगे होंगे, कुछ कीटनाशक जीवाणु होंगे उसमें, जो कि किस पर आधारित होंगे, धान पे आधारित होंगे, धान के पेड़ों पर आधारित होंगे। जो और कुछ ऐसे भी जीव होंगे जैसे सर्प हो गया, मेढक हो गया। मेढक क्या करेगा, छोटे छोटे जीवों को, छोटे छोटे जीवाणुओं को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, खा लेगा। और ये सर्प होगा, सर्प क्या करेगा, मेढक को ही खा जाएगा। जो छोटी मोटी जो चिड़ियाँ होंगी उनको खा जाएगा। यानी कि लेकिन किस पर आधारित है, अगर धान का फसल नहीं होता, धान का फसल नहीं होता तो ये कीड़े मकोड़े भी नहीं होते, और जब ये कीड़े मकोड़े नहीं होते तो तमाम प्रकार की चिड़ियाँ, तमाम प्रकार के मेढक, तमाम प्रकार के सर्प बिच्छू ये सब भी नहीं होते, और ऊपर से बाज भी आ जाएंगे जो कि सांप को ही उठा करके ले जाएंगे। यानी कि इन सब के मध्य एक प्रकार का क्या है, आपका संबंध है, इन सब के मध्य आपका एक प्रकार का तंत्र है। क्या है, एक तंत्र है। तो यहां से हम धान के खेत में पारिस्थितिकी तंत्र को समझ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर सभी क्या है, आश्रित हैं, और इसी से हमारे तंत्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत लिखवाने वाली टॉपिक है नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा आपको समझा दिया है। लेकिन एक बात इसमें और है कि जैसे देखिए यहाँ पे है क्या आपका कि अगर आपके धान के पौधे कम होते तो क्या कीड़े मकोड़े उस पर आश्रित हो पाते, कीड़े मकोड़े का भोजन बन पाता, नहीं बन पाता। उसी में मनुष्य भी आश्रित है। तो एक प्रकार का इसमें ऐसा स्तर आपको देखने को मिलेगा, एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जैसे जो धान के पौधे होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे, लेकिन जो कीड़े मकोड़े होंगे वह इन पौधों की अपेक्षा कम मात्रा में होंगे, और जो उन कीड़ों को खाने वाले जो जीवधारी होंगे वह इनसे भी कम होंगे, और जो उन जीवधारियों को खाने वाले होंगे वह इनसे भी कम होंगे। इस प्रकार से एक आपको श्रृंखला हमेशा देखने को मिलेगी, और इस श्रृंखला का मतलब क्या है, इसको हम सीधी श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, सीधी श्रृंखला कहते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपका अगर पौधों की संख्या कम होती, यहाँ मान लेते हैं इसमें हमारा है बाज, जो कि सांप को खाना है, इसको किसको खाना है, सांप को खाना है, और इसमें आपका क्या है, सांप है, इसमें क्या है, सांप है, और इसमें आपके क्या है, मेढक और चिड़ियाँ उग रहे हैं, मेढक और चिड़ियाँ उग रहे हैं, और इसमें आपके छोटे छोटे क्या हैं, जीवाणु हैं, छोटे छोटे जीवाणु हैं, और इसमें आपका क्या है, धान का पौधा है, धान का पौधा है। तो अगर देखिए इसमें से अगर यह उल्टा होता कि अगर बाज की संख्या ज़्यादा होती तो क्या बाज का पेट भर पाता, सांप उतनी संख्या में मिल पाते, नहीं मिल पाते। अगर बाज की संख्या सांप से अधिक हो जाती, बाज की संख्या सांप से अधिक हो जाती तो क्या बाज रह पाता या सांप रह पाता। बाज क्या करते, जल्दी से सारे सांपों को क्या करते, खा लेते, और अपने भी क्या होते, मर जाते, क्योंकि दूसरा और चारा उनको मिलता नहीं, दूसरा और भोजन मिलता नहीं उनको। अगर सपोज कीजिए कि सांप अगर ज़्यादा होते, मेढक और चिड़ियाँ कम होती, तो क्या सांप जिंदा रह पाते, नहीं रह पाते। अगर सांपों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती तो ये जल्दी से क्या करते, जितने सारे मेढक, जितनी सारी चिड़ियाँ हैं उनको जल्दी जल्दी पकड़ के क्या करते, खा लेते, और अंतिम में यह भी क्या करते, मर जाते, क्योंकि आगे चल करके इनको फिर से खाना मिल ही नहीं पाता, पूरा खाना तो पहले ही साफ कर दिया। तो यानी कि यह भी नहीं रह पाते। अगर सपोज कीजिए कि मेढक और चिड़िया की संख्या जीवाणुओं से भी अधिक होती तो जल्दी से मेढक और चिड़िया जीवाणुओं को खा करके नष्ट कर देते, फिर अगले दिन का भोजन उनके लिए खत्म हो जाता। अगर पौधों की संख्या कम होती तो ये जीवाणु क्या रह पाते, जल्दी से जीवाणु पौधों को जल्दी से खा लेते, और जीवाणु भी मर जाते, पौधे भी खत्म हो जाते। तो ठीक उसी प्रकार से अगर इनका क्रम इस प्रकार से ना रहे, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में या ऊपर चलते हैं तो घटते क्रम में ना रहे, तो यह श्रृंखला का विकास नहीं हो पाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का विकास नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए ये थोड़ा सा इसको समझना था, जो कि अगला हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पोषक स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र एवं पोषक स्तर, इनके मध्य आइए संबंधों को मैं पहले इस पर लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं।
नंबर। तो देखिए हमारा सबसे पहला आपका क्या है, उत्पाद है। सबसे पहला क्या है, उत्पाद है। उत्पाद क्या चीज होता है, हमने आपको बताया कि जैसे जो भी पादप जीव हैं यानी कि पेड़ पौधे हैं, इनके लिए भोजन तैयार करने या इनके किसी भी प्रकार के वृद्धि और विकास करने के लिए हमें उनकी सहायता नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं से अपना क्या करते हैं, वृद्धि एवं विकास कर लेते हैं। जैसे हम हैं तो हम क्या है कि एक दूसरे पर निर्भर हैं कि अभी अगर हम खाना खाएंगे, अगर अभी हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, अगर रोटी हमें खाना है तो रोटी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है, गेहूं से प्राप्त हो रही है, यानी कि पेड़ पौधों से ही प्राप्त हो रही है। तो हम किस पे आश्रित हैं, रोटी पे। लेकिन ऐसे जंतु जो कि किसी पर भी आश्रित नहीं होते, वे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर को हम प्रथम पोषक स्तर में रखते हैं। ऐसे प्रोड्यूसर को हम क्या कहते हैं, प्रथम पोषक स्तर में रखते हैं। अब देखिए अगला आपका है प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है कि जो जंतु किस पर निर्भर हो, उत्पादक पर निर्भर हो। जो जंतु उत्पादक पर आश्रित हो, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, वह किस पर निर्भर होते हैं, भाई पेड़ पौधा रहेगा तब खाएंगे, अन्यथा क्या खाएंगे, मर जाएंगे ऐसे ही। तो जो अगर पेड़ पौधा, ये किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, यानी उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इन्हें हम द्वितीयक पोषक स्तर के अंतर्गत रखते हैं। अगले क्रम में आपका है द्वितीयक उपभोक्ता। तो देखिए यह हमारा क्या था, प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर था, उत्पादक पर निर्भर था। द्वितीयक उपभोक्ता किस पर निर्भर है, प्राथमिक पर। यानी कि जो कीड़े मकोड़े, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन है, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए इत्यादि ये सब। तो जो कीड़े मकोड़े पर जो आश्रित होंगे, जैसे कि जो चिड़िया वगैरह होंगे, मेढक हो गया और सर्प वगैरह हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके तृतीयक उपभोक्ता के द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। सर्प नहीं आएगा, आपके द्वितीयक उपभोक्ता जैसे चिड़िया हो गई, मेढक हो गया, ये सब। यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, भाई सर्प कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता ना, जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं वह क्या कहलाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएंगे। और इन्हें हम तृतीय पोषक स्तर में रखते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि जो आपके जैसे ये तृतीयक उपभोक्ता कौन है, जो द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर हो। जो किस पर निर्भर हो, द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर हो। यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आया, चिड़िया आई, मेढक आए, मछली आई, ये सब किस में है, द्वितीयक उपभोक्ता में है। और इन सबको जो खाने वाले होंगे, जो इन सब पर आश्रित होंगे, उन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। और इन्हें हम चतुर्थ पोषक स्तर में रखते हैं। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य तो सर्वाहारी है, सब कुछ खाता है, कीड़े मकोड़े भी खाता है और सर्प भी खाता है और चिड़िया भी खाता है, हिरन भी खाता है। तो ये सब मनुष्य किस में आता है, तृतीयक उपभोक्ता के ही अंतर्गत आता है। मनुष्य किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, तृतीयक उपभोक्ता, यानी चतुर्थ पोषक स्तर के अंतर्गत आता है। कौन, मनुष्य। अब जो मनुष्य को भी खा ले, यानी कि कौन, जैसे शेर हो गया, जो सर्पों को भी खा ले, जैसे बाज हो गया, ये सब किस में आएंगे, चतुर्थ पोषक स्तर के अंतर्गत आने वाले हैं। इन्हें हम कौन से उपभोक्ता कहते हैं, पंचम उपभोक्ता कहते हैं। और ये लगभग क्या होता है, सर्वोच्च होता है। यह क्या होता है, सर्वोच्च होता है। यानी कि जैसे शेर हो गया, अब शेर को कौन खाएगा, शेर को कोई नहीं खाएगा। तो शेर यह क्या है, सर्वोच्च है। यानी इसके बाद का कोई पोषक स्तर नहीं होता। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं अपघटक, जिसमें कवक, शैवाल, जीवाणु इत्यादि ये सब आते हैं। और ये सब क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, अपघटक का मतलब तोड़ना। जब जैसे शेर को तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन शेर तो मरेगा ना, एक दिन उसकी आयु पूरा होगी और शेर क्या होगा, मरेगा। और जब मरेगा शेर, तो ये जो अपघटक होंगे उसके पास जाएंगे और उसको टुकड़े टुकड़ों में क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। और उसके टुकड़ों में विभाजित करके उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, आपका अपघटक। तो इस प्रकार से हम पारिस्थितिकी तंत्र एवं पोषक स्तर को समझ सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर चतुर्थ पोषक स्तर है तो वह किस में आएगा, सॉरी यहाँ पे पोषक स्तर में लिख दिया क्या, यहाँ पे उपभोक्ता होगा ना, उपभोक्ता, और यहाँ पोषक
स्तर, तो इसको आप काट लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो अगर चतुर्थ पोषक स्तर है तो वह पंचम उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अगर तृतीय उपभोक्ता है तो वह चतुर्थ पोषक स्तर में आएगा। अगर द्वितीय उपभोक्ता है तो तृतीय पोषक स्तर में आएगा। प्रथम उपभोक्ता है तो द्वितीय पोषक स्तर में आएगा। और जो उत्पादक है वह किस में आएगा? प्रथम पोषक स्तर में आएगा। तो ये जितने सारे हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र के एक भाग हैं। इन्हीं से ही तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है ना। तो ये आपके रहे पारिस्थितिकी तंत्र और ये रहा पोषक स्तर। तो पोषक स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र में आपका जो संबंध है वह इस प्रकार से। हमारा अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड। तो देखिए पारिस्थितिकी का मतलब तो आप समझे ही, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड एक ऐसी संरचना होती है, पिरामिड एक ऐसी संरचना होती है इस प्रकार से, जो कि इस प्रकार से संरचना होती है जिसका आधार चौकोर होता है, वर्गाकार होता है। और उसके अंतर्गत देखिए एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इसके पीछे, एक त्रिभुज इसके पीछे, यानी चार प्रकार से ऐसे और ऐसे, चार प्रकार से ऐसे इस प्रकार से और इस प्रकार से त्रिभुज रहते हैं, चार त्रिभुज रहते हैं। और नीचे क्या होता है? आयताकार या वर्गाकार आकृति होती है। आगे स्क्रीन पर आ रही है, आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। तो ये पिरामिड है। अब देखिए हमने जो भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत पढ़ा उसको हम एक संरचना में, एक आकृति में, एक पिरामिड में क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। उसको एक पिरामिड में व्यवस्थित करते हैं जिससे हमें अध्ययन में सहायक हो सके। तो सबसे पहला हमारा है कि जीव संख्या पिरामिड। सबसे पहला पिरामिड हमारा कौन है? जीव संख्या पिरामिड, जिसके निचले स्तर में हमेशा किसको रखा जाता है? जो बहुत ज़्यादा निचले का स्तर क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ आएंगी। जैसे अगर पेड़ पौधे हैं, जो कि किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, तो यह हमेशा किस में आएंगी? नीचे आएंगी। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं? पेड़ पौधे, वनस्पतियां इत्यादि हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, उत्पादक। यहाँ ये हमारे क्या हो जाएंगे? उत्पादक। और दूसरे में हम लोग किसको रखेंगे? जो कि हमारा क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता होगा। दूसरे में हमारा क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता होगा। जैसे कि आपका खरगोश वगैरह होंगे, इसमें क्या होंगे? खरगोश, चूहा, बंदर भी इसी में आ जाएंगे। खरगोश, चूहा, बंदर इत्यादि इसमें होंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि जो खरगोश, बंदर, चूहा ये सब हैं, इनकी संख्या कितनी है? 1000 है। इनकी संख्या कितनी है? 1000 है। और अगले क्रम में जो हमारे होंगे, उसमें हमारे क्या आ जाएंगे? सर्प आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सर्प आ जाएंगे। और कुछ इसमें बड़े बड़े पक्षी भी आ जाएंगे। तो सर्प और पक्षी आ जाएंगे। तो इसमें अगर ये 1000 हैं, बंदर, खरगोश, चूहा इत्यादि, यानी कि ये प्राथमिक उपभोक्ता अगर 1000 हैं, तो द्वितीयक उपभोक्ता केवल कितने होंगे? 50 होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता कितने होंगे? केवल 50 होंगे। और यहाँ पे अगर हम बाज देखें, बाज यानी कि पक्षियों की संख्या देखें, पक्षियों नहीं, पक्षियाँ आपकी इसमें आ जाएंगी, लेकिन अगर बाज की संख्या देखें, यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये उत्पाद को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक उपभोक्ता यानी सांप इत्यादि को जो खाने वाले होंगे, जो बाज, चील हो गए होंगे, ये किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे। और इनकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 5 होगी। इनकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 5 होगी। यानी कि इनका जो पिरामिड है हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इनका जो पिरामिड है हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। इसको हम एक प्रकार से ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि जैसे हमारे पास वनस्पतियाँ कितनी हैं? बहुत सारी हैं। वनस्पतियाँ कितनी हैं? मान लेते हैं कि इसमें जो उत्पादक की संख्या है वह कितनी है? 10 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है। एक शून्य और हो जाएगा। तो अगर उत्पादों की संख्या कितनी है? 10 लाख है। तो यानी 1, 2, 3,
4, 5, 6, 10 लाख हो गया। और इसके ऊपर यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या कितनी होगी? केवल 1000 होगी। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे, केवल इनकी संख्या कितनी होगी? 50 होगी। और जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे, उनकी संख्या केवल कितनी होगी? 5 होगी। और इनका पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। अगर यह पिरामिड सीधा नहीं बनेगा, अगर इसमें से अगर द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हो जाएगी, तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को जल्दी जल्दी खा करके नष्ट कर देगा और खुद भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का स्ट्रांग होने का मतलब कि पिरामिड हमेशा क्या बनना चाहिए? सीधा बनना चाहिए। पिरामिड हमेशा क्या बनना चाहिए? सीधा बनना चाहिए। तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे चार्ल्स एल्टन, उन्होंने 1987 में एक बुक लिखी थी जो कि था एनिमल इकोलॉजी, जो कि क्या था? एनिमल इकोलॉजी। उसमें उन्होंने बताया था कि उत्पादक के बाद यानी कि जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जो भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होंगे, उसमें बच्चा पैदा करने में समय का क्या होगा? अंतर होगा। यानी कहने का मतलब, बच्चा पैदा करने में समय का अंतर कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो होंगे ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे, इनकी आबादी ज़्यादा होगी, और ये कम बच्चा पैदा करेंगे, यानी इनकी आबादी इनके अपेक्षाकृत कम होगी और इनकी आबादी और भी कम होगी। यानी इनकी संख्या में हमेशा आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इनकी संख्या में हमेशा एक आपको बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये तो जीवों की संख्या का पिरामिड था, जीवों की संख्या का पिरामिड था। अब इसके आधार पर एक हम अगर पोषक स्तर का पिरामिड बनाएं, पोषक स्तर का अगर हम पिरामिड बनाएं, तो पोषक स्तर का भी पिरामिड ठीक इसी प्रकार से ही बनेगा। पोषक स्तर का भी पिरामिड ठीक इसी प्रकार से ही बनेगा। नीचे देखिए क्या आएंगे आपके? नीचे आपके पेड़ पौधे, फल फूल, वनस्पति इत्यादि आएंगे, जो कि क्या कहलाएंगे? प्रथम पोषक स्तर कहलाएंगे। प्रथम पोषक स्तर। और इनकी संख्या मान लेते हैं कितना है? 15 लाख है। 1 शून्य और 6 शून्य है, यानी कि 15 लाख। ये कौन से हैं? फर्स्ट पोषक स्तर, फर्स्ट पोषक है। इसी प्रकार से जब द्वितीय पोषक स्तर की बात की जाएगी, तो उनकी संख्या फर्स्ट से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे अगर ये 15 लाख हैं, अगर ये क्या हैं? 15 लाख हैं, तो जो में द्वितीयक पोषक स्तर में जो भी आएगा, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। ये सेकेंड पोषक है, सेकेंड पोषक है। उसी प्रकार से जो थर्ड में आएगा, उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? उसकी संख्या लगभग आपकी कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10,000 थर्ड पोषक स्तर में। और आगे चलकर फोर्थ पोषक स्तर में इसकी संख्या जो है कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 1000 मान लेते हैं इसको। 20,000 के बाद 1000, फिर इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और इसके बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी? केवल 1 हो जाएगी। और ये क्या है आपका? ये चौथा पोषक स्तर है और ये 5वां पोषक स्तर है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से हमें मतलब इनके जीवों की संख्या में जिस प्रकार से हमें पिरामिड मिला, ठीक उसी प्रकार से हमें पोषक स्तर का भी पिरामिड कैसा देखने को मिलेगा? सीधा देखने को मिलेगा। उसका भी कैसा देखने को मिलेगा? सीधा देखने को मिलेगा। अगर प्रथम पोषक स्तर कितने हैं? 15 लाख हैं। अगर प्रथम पोषक स्तर कितने लाख हैं? 15 लाख हैं। तो द्वितीय पोषक स्तर जो होंगे कितने होंगे? 20,000 होंगे। द्वितीय पोषक स्तर कितने होंगे? 20,000 होंगे। और जो तृतीय होंगे वह कितने होंगे? 1,000 होंगे। और जो चतुर्थ होंगे वह 10 होंगे। और जो लास्ट होगा वह कितना होगा? 1 होगा। यानी कि इसका भी पिरामिड कैसा हमें देखने को मिलेगा? सीधा देखने को मिलेगा। हमेशा पारिस्थितिकी तंत्र का मजबूत होने का मतलब कि उनके मध्य जो पिरामिड है वह कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन अगर ये अगले क्रम में अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र को देखें, तो पारिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी, और दूसरा आपका होता है स्थलीय पारिस्थितिकी।
जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी।